नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और इस समय एक बहुत अहम खबर आ रही है। ईरान और पाकिस्तान के बाद श्रीलंका के जहाज को लुटेरों से बचाया है हमारी नेवी ने। 3 दिनों के भीतर ये तीसरी कामयाबी हमारी नौसेना को मिली है। श्रीलंका के जहाज को लुटेरों से बचाया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जो देखने को मिली है। और 3 जो ये मामले हैं, हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जरा बताइए क्या और डिटेल्स मिली हैं? देखिए, नौसेना की बहुत बड़ी कामयाबी है। 3 दिन में 3 जहाज को, व्यापारिक जहाज को समुद्री लुटेरों से बचाना एक बहुत बड़ी बात है, वह भी अदन की खाड़ी में। मतलब अगर भारत की सीमा की बात करें तो कोच्चि से करीब 800 मील दूरी पर आज जो है श्रीलंका के जो जहाज है, व्यापारिक जहाज को, उसको समुद्री लुटेरों से बचाया। उससे पहले पाकिस्तान के जहाज को बचाया, 19 पाकिस्तानी को बचाया। उसके पहले जो है 17 जो ईरानी लोगों को बचाया। तो ये लगातार जिस तरह से भारतीय नौसेना जो है समुद्री लुटेरों के खिलाफ नकेल कस रही है, ये दिखाता है भारतीय नौसेना की पहुंच को, दिखाता है ताकत को, दिखाता है। और अदन की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जो है नौसेना के 10 से ज्यादा युद्धपोत जो है तैनात है। और ये युद्धपोत जो है कोई मामूली युद्धपोत नहीं है, इसमें लंबी दूरी से लेकर जो है और मिसाइल, मार्कर मिसाइल है, गन है, कई तरह के हथियारों से लैस है। इसके अलावा जो है नौसेना के जो P-8I जो निगरानी विमान, वो भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है, और जो दिखाता है कि समुद्री लुटेरों के खिलाफ तो नौसेना की प्रतिबद्धता है कि कोई भी देश जो है अगर मदद के गुहार लगाता है, व्यापारिक मदद के शिप जो है मदद के गुहार लगाता है, तो नौसेना के युद्धपोत उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। और खास तौर से जो हमारे पड़ोसी हैं, चाहे श्रीलंका की बात इस उदाहरण में मिल रही है, पाकिस्तानी जो लोग थे उनको भी बचाया गया, ये अपने आप में एक जिम्मेवारी बहुत बड़ी दिखाता है हमारे नौसेना द्वारा जो निभाई जा रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और भारतीय नौसेना जो बचाने के क्रम में ये नहीं देखती कि ये जो जहाज जो है किस देश का जहाज है, चाहे ईरान का झंडा लगाओ, चाहे पाकिस्तान का झंडा लगाओ, चाहे लाइबेरिया का झंडा लगाओ। इंसानियत के नाते जहां भी डिस्ट्रेस कॉल आता है, अदन की खाड़ी में आता है, वहां नौसेना के युद्धपोत पहुंच जाते हैं। और नौसेना के युद्धपोत का खौफ ऐसा है कि लुटेरे जो है भाग आते हैं। और ये जो आपको बता दें कि नौसेना का जो युद्धपोत है, जैसे जो साधु जिसने बचाया, उसमें बाकायदा कमांडो होते हैं, मार्कोस कमांडो होते हैं और हेलीकॉप्टर होते हैं। तो कई सारे वेपन सिस्टम से लैस है, जिसका जो डर जो है कैसे खौफ कर सकते हैं समुद्र लुटेरों में काफी ज्यादा हो गया। और यही वजह है कि जैसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत पहुंचते हैं, उससे पहले वो भाग उठते हैं, खड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस जानकारी के लिए। तो INS शारदा ने चलाया है बचाव अभियान। ये हमारे नौसेना ने 3 दिनों में 3 कामयाबी जो समुद्री लुटेरों से पड़ोसी देशों, मुल्कों के जो जहाज हैं उनको बचाया है। और अब बात चंडीगढ़ में मेयर चुनाव पर बवाल की। बीजेपी के पार्षद मनोज सोनकर चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर चुन लिए गए हैं। उन्होंने आप कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप टीटा को 4 वोट से हरा दिया। अब मेयर चुनाव के लिए सांसद और 35 पार्षदों ने वोट डाले। 16 पड़े बीजेपी के पक्ष में और आप कांग्रेस के उम्मीदवार को 12 वोट मिले, जबकि 8 वोट जो थे वो रद्द कर दिए गए। बस इन्हीं 8 वोट पर घमासान मचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि कैसे ये रद्द कर दिए गए वोट और अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, कहा जा रहा है। और आपको बता दें, जिस तरह से ये जीत हासिल हुई, ये तस्वीरें उसके बाद बीजेपी के जो अध्यक्ष है JP नड्डा ने ट्वीट कर दिया है। हम आपको दिखा देते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया, कामयाबी का उन्होंने जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला और बीजेपी के नेता ने क्या बोला, आइए पहले सुनाते हैं। तो बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव जीतने पर बीजेपी यूनिट को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि मेयर चुनाव जीतने के लिए चंडीगढ़ बीजेपी इकाई को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र शासित प्रदेशों में रिकॉर्ड विकास हुआ है और इंडी अलायंस ने अपनी पहली चुनाव लड़ी, फिर भी बीजेपी से हार गई। एक तरह से लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके, सरेआम बेईमानी करके, और किस्मत से वो उनकी बेईमानी जो है वो वीडियो में कैप्चर हो गई। वो पूरा देश आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है और इन्होंने जबरदस्ती चंडीगढ़ के अंदर अपना मेयर बनाया। इशू आज ये नहीं है कि हमारा मेयर बनना था, हमारा मेयर नहीं बना। इशू नहीं है कि इंडिया गठबंधन को आज जीतना था, वो नहीं जीता। इशू है कि सरेआम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका
तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है पवन बंसल जी ने और राघव चड्ढा जी ने, वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास, उन्होंने वीडियो दिखाया कि अनिल मसीह जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो चिट पे लिख रहे हैं। उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब तो घड़ियाली आंसू तो बहा ही रहे हैं, दोनों मिलके बहा रहे हैं। एक दूसरे की पीठ पे तो छुरा इन्होंने घोंपा है। जो भी हुआ है ये इनके सामने की बात है। जब उन्होंने कह दिया कि 13-0 है तो इनकी छटपटाहट हुई, इनके लोग वो संपर्क में आए, उन्होंने अपना काम किया है। इसके अंदर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने घर के अंदर वो देखना चाहिए। एंड दोज हु लिव इन दी ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन ऑन अदर्स। इट्स एन ओल्ड सेइंग। तो इनको इस चीज का तो ध्यान रखना चाहिए। मेरे को लगता है कि इनकी आपस की जो डाइसेंशंस रही हैं, ये उसकी वजह से ये आज का नतीजा हुआ। और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए राघव चड्ढा हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। राघव, ये जो 8 वोटों पर बवाल हुआ है, रद्द हो गए हैं, कैसे हो गया ये सब? देखिए, मैं आपको शुरू से बताना चाहूंगा कि आज क्या घटा। पहली चीज यह है कि चंडीगढ़ में कुल मिलाकर 36 वोट पड़ते हैं मेयर के चुनाव के लिए। 36 में से 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे, आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7, यानी कि 36 में से बहुमत का आंकड़े से अधिक 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास और मात्र 15 वोट बीजेपी के पास। तो हमारी जीत निश्चित थी, सुनिश्चित थी। लेकिन हुआ क्या? पहले 18 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रिसाइडिंग अफसर जो पूरा चुनाव कराते हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया कि चुनाव ही ना हो, और चुनाव की कोई नई तारीख नहीं दी। हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से न्याय लेकर आए और 30 जनवरी को चुनाव हो, यह हाईकोर्ट ने कहा। आज 30 जनवरी को जब चुनाव होना था तो प्रिसाइडिंग अफसर, जो गौर फरमाइएगा बीजेपी के माइनॉरिटी विंग के पदाधिकारी, साधारण कार्यकर्ता नहीं है भाजपा के बहुत वरिष्ठ माइनॉरिटी विंग के पदाधिकारी, उन्हें प्रिसाइडिंग अफसर बना के चुनाव में लाती है भाजपा और उनकी निगरानी में चुनाव कराती है। और फिर जो सदन के भीतर हमने देखा, वो देखकर तो मानिए जैसे हम सबकी अंदर की रूह कांप गई कि अगर लोकतंत्र में इस प्रकार दिन दहाड़े अपराध किया जा सकता है, इलेक्टोरल फ्रॉड किया जा सकता है, तो फिर इस देश में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था का औचित्य नहीं रहता है। आज इन्होंने जब गिनती करी वोटों की, तो सबसे पहले किसी भी पार्टी के काउंटिंग एजेंट को अपनी नजदीक नहीं आने दिया। बड़ा सरल प्रोसेस होता है इस देश में। राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर सांसद के चुनाव से लेकर मेयर के, काउंसलर के चुनाव तक, हर चुनाव के अंदर पार्टी का या प्रत्याशी का काउंटिंग एजेंट बैठता है और वो देखता है कि सुनिश्चित करता है कि पूरे पाक साफ तरीके से, पूरे पारदर्शिता से काउंटिंग हो। बिल्कुल, जो वो तस्वीरें जो आ रही हैं, आप उन्हीं के बारे में लिखते हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा। जी बिल्कुल, आपने। उसके बाद क्या हुआ कि प्रिसाइडिंग अफसर ने काउंटिंग करने के बहाने अपने ही पेन से, इस प्रकार का बैलेट पेपर होता है, अपने ही पेन से कुछ निशान लगाने शुरू कर दिए और वोटों को किनारे रखते गए। यानी कि आम आदमी पार्टी के जो वोट थे या कांग्रेस पार्टी के जो वोट थे, उस पे कुछ निशान लगा दिया अपने पेन से और उसको एक इन अवैध घोषित करने वाली टोकरी में डाल दिया और उन वोटों को अवैध घोषित कर दिया। यानी कि भाजपा के 16 के 16 वोट वैध, कोई परेशानी नहीं, उनको 16 वोट पड़ गए। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के 20 वोटों में से 8 वोटों को इस प्रकार से खुद प्रिसाइडिंग अफसर ने पेन से निशान लगाकर अवैध घोषित कर दिया, जो कैमरे में कैद हो गया। लेकिन राघव, ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि आप लोग कोर्ट जाएंगे और सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए, पहले भी हम कोर्ट में गए थे और आज जिस कैमरे में निधि जी ये पूरी चीज कैप्चर हुई है, वो इसलिए हुई क्योंकि कोर्ट के निर्देश थे कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए पूरे इलेक्शन की और वो वीडियोग्राफी की फुटेज कोर्ट में सौंपी जाएगी। हमें पूरा विश्वास है कि जब ये पूरे सबूत लेकर हम कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट इंसाफ करेगा। लेकिन बड़ी बात जो इस चुनाव से निकलती है, जो आज बीजेपी ने किया है, वो ये है कि इसे आप कोई मात्र गैर कानूनी या असंवैधानिक कार्य मानकर ना मानिए, ना समझिए। ये एक देशद्रोह का मामला है। इस प्रकार से राष्ट्र के लोकतंत्र से खिलवाड़ करना एक्ट ऑफ ट्रीजन है, ये देशद्रोह है। और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि इस प्रिसाइडिंग अफसर और जो लोग इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या काउंसलर हो, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और इन लोगों की जगह
समाज में नहीं है। इन लोगों की जगह जेल की काल कोठरी में है, जो लोग भारत के संविधान के साथ इस प्रकार खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत ही जी दुखदाई दृश्य आज देखने को मिला। और मैं अंत जी में बस इतना कह सकता हूं, आप खुद सोचिए कि अगर मेयर जैसे छोटे से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के हथकंडे अपना सकती है, तो बड़े 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या क्या हथकंडे अपना सकती है। धन्यवाद राघव अपना मत रखने के लिए समक्ष, और देखते हैं कोर्ट में इस मामले में क्या होगा। आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब बात उत्तराखंड की करते हैं। समान नागरिक संहिता से जुड़ा बिल उत्तराखंड विधानसभा में 6 फरवरी को पेश किया जाएगा। यूसीसी के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट सौंपेगी। समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित कराने के लिए उत्तराखंड में 5 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है और इस तरह उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता में देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून एक समान हो। ये संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। तो उत्तराखंड के बाद गुजरात और असम भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ उत्तराखंड की स्पीकर ऋतु खंडूरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। पहला सवाल यही है कि हमारे देश में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं के कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में चुनौतियां हैं, तो कैसे पार पाया गया है? देखिए, ऐसा है कि अभी यूसीसी हमारे जो अगला सत्र होने जा रहा है 5 फरवरी से, उसमें आने की संभावना है और उसमें आएगा। उसमें एक समिति ने क्या कहा है उसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी मुझे अभी तो है नहीं, लेकिन एज अ वुमन और एक महिला के तौर पर, एक पॉलिटिशियन के तौर पर मैं कहना चाहूंगी बिल्कुल है। सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर हम एक विविध तरीके के यहाँ पर सिस्टम्स हैं, तरीके हैं। जब हम लॉज की बात करते हैं और हम कहते हैं कि सिविल जो लॉज हैं जिसमें हम चोरी डकैती ऐसी अनेक चीजों के बारे में बात करते हैं, और उसमें जब हम कहते हैं कि क्रिमिनल लॉ मैं बात कर रही हूँ, अगर क्रिमिनल लॉ में ये सारी चीजें हैं और एक लॉ है, तो जब सिविल लॉ की बात करते हैं, जब मैरिज की बात करते हैं, अडॉप्शन की बात करते हैं, तलाक की बात करते हैं, तो क्यों एक लॉ ना हो? अब आपका कहना यह है कि देयर आर द कंट्री इज ह्यूज, बहुत बड़ा देश है और तरह तरह के वहाँ पर्सनल लॉज हैं, तरह तरह की लोगों की सोच है, संस्कृति है, धर्म कुछ कहता है। लेकिन शायद अब समय आ गया है कि पास्ट को हमने जो देखा है, समझा है, पढ़ा है, अब समय आ गया है इस देश में कि हम एक लॉ लेकर आए जो कि इस देश के जो सबसे पिछड़ा है, जो सबसे गरीब है, जिसकी चिंता आज तक नहीं हुई है, कहीं ना कहीं वो एक लॉ के तहत बंधे। बिल्कुल सही है, अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, जेंडर्स हैं, लेकिन अब 21वीं सदी में अब आ गया है समय कि हम इन चीजों से ऊपर उठकर इन चीजों को समझें और इन चीजों को देश में लाएं। 21वीं सदी का बच्चा, 21वीं सदी का भारत आज शायद उस तरफ बढ़ रहा है। समझदार लोग हैं, समझते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू होता है तो वो आम जनता के लिए, खासकर ऐसे जेंडर के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसे गरीब के लिए, ऐसे वंचित के लिए वो कारगर होगा जिसकी आवाज आज तक कभी नहीं सुनी गई, जो मात्र इस देश में वोट बैंक की तरह देखा गया। तो मेरा मानना यह है, अबव रिलीजन, अबव कास्ट, वी नीड यूसीसी इन दिस कंट्री। ऋतु जी, अल्पसंख्यक समुदाय की चिंता है कि उनके जो जीवन जीने का तरीका है या आस्था है वो उसमें हस्तक्षेप होगा। देखिए, मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। मैं एक महिला हूँ और मैं महिलाओं के कष्ट को, दिक्कत को, दुखों को देखती आई हूँ और देखती रही हूँ। 21वीं सदी में 70 साल के बाद जब एक महिला को शौचालय मिलता है या उससे एक उज्ज्वला गैस मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसकी सोच अब महिलाओं की तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित हो रहा है। अगर तलाक समाप्त इस देश में होता है तो उस महिला के लिए होता है जिसको ये नहीं पता है कि अगर दाल में हल्दी कम है या नमक कम है तो कहीं उसको तलाक ना कह दिया जाए। तो आई डोंट थिंक ये किसी भी रिलीजन की सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए है। ये महिला
जैसे जो बिल्कुल वंचित वर्ग रहा है, जिसकी आवाज कहीं दबी रह गई, सिसकियां नहीं देखी गई, आंसू नहीं देखे गए, जिसके कष्ट को नहीं समझा गया, मैं इसकी पक्षधर हूँ। किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में बहुत आवश्यक है, और आज के समाज में 21वीं सदी में, कि अब हम उन लोगों की ओर भी देखें जो बिल्कुल ही नहीं सुने जा रहे थे। तो यूसीसी के माध्यम से उस महिला को आवाज मिलेगी। ऋतु जी, इसे लाने की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव करीब ही आते जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कोई भी अच्छी चीज जब भी लाई जाए, उसे हर चीज को राजनीति से जोड़ना हमें छोड़ना पड़ेगा। हर कोई भी चीज, हर चीज का समय होता है, और जब आती है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये देश के लिए है। चुनाव तो आएगा और जाएगा, लेकिन जो कानून बन रहा है, जो कानून बनने जाएगा या बनेगा, हमें ये देखना होगा कि क्या ये आज के परिप्रेक्ष्य में 21वीं सदी के भारत के लिए, जहां हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हम एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, क्या ये एक मजबूत कड़ी बनकर निकलेगा? मुझे लगता है निकलेगा। तो इसको लोकसभा चुनाव या किसी भी चुनाव से जोड़ना मुझे नहीं लगता है कि सही है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु खंडूरी, स्पीकर हैं उत्तराखंड की। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए, बता रहे हैं किस तरह से यूसीसी महिला केंद्रित होगा। बहरहाल, आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और हम राजनीति से जुड़ी खबरों पर गौर कर ही रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के अररिया पहुंची और यहां उन्होंने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि बापू ने जो सिखाया हम वही कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज बिहार में दूसरा दिन है। वहां राहुल गांधी मुरैठा बांधकर किसानों के उनको समझाते हुए भी दिखे। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा पहुंचने से ठीक पहले इंडिया गठबंधन की सरकार में दरार भी आई। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मदद से मुख्यमंत्री बने रहे। वह नीतीश कुमार पर राहुल गांधी ने निशाना भी साधा। तो आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का, उनके मंत्री, 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं, खूब तालियां बजती हैं, और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए, तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो, वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। और अब बात उत्तर प्रदेश की। 2024 से पहले इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती सी दिख रही हैं। आज हिंदी बेल्ट के सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अपने आप ही प्रत्याशियों की पहली सूची समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी है। कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया था समाजवादी पार्टी ने, तो अब उन्होंने जो प्रत्याशी हैं जो उनके तरफ से हैं घोषित कर दिया उनके नाम सीटों पर, और एक तरह से इसे कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। मैनपुरी से डिंपल यादव उम्मीदवार होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए चलते अपने सहयोगी रणवीर सिंह के पास, जिन्होंने पूरी खबर ही भेजी है। रणवीर, तो क्या क्या डिटेल्स मिली है इससे जो इंडिया गठबंधन है यूपी में, उस ओर भी क्या इशारा मिलता है? कितना बड़ा इसे झटका भी माना जाए? देखिए, अखिलेश यादव ने 16 प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। कांग्रेस पार्टी को एक संदेश दिया है कि इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में बचाना है तो समाजवादी पार्टी की शर्तों को मानना होगा। 27 जनवरी को नीतीश कुमार के भाजपा में ज्वाइन करने की जब अटकलें चल रही थी, उससे ठीक एक दिन पहले 27 तारीख को अखिलेश यादव ने पहले ट्वीट करके कांग्रेस को 11 मजबूत सीटें देने की बात करके ये बता दिया कि बातचीत भले चल रही हो, लेकिन यूपी में कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी सिर्फ 11 सीटें देगी। और इसके 3 दिन बाद यानी आज
समाजवादी पार्टी ने पहली सूची जारी की है और इसमें 16 प्रत्याशियों के नामों का अनाउंसमेंट किया है। यानी 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर लड़ेगी, 11 पर कांग्रेस और 7 पर आरएलडी। अब ये जो 62 सीटें हैं, इसमें पहली सूची 16 लोगों की आई है और ये सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पर एक दबाव बनाने की अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की कोशिश है, क्योंकि पिछले 10 दिन के अंदर अगर आप देखिए तो पहले ममता बनर्जी, फिर आम आदमी पार्टी और उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार, इंडिया अलायंस को 3 झटके लगे लोकसभा चुनाव से पहले। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने सही समय पर मौके पर चौका मारा और कांग्रेस पार्टी को बता दिया कि अगर इंडिया अलायंस को बचाना है उत्तर प्रदेश में तो आपको हमारी शर्तों के हिसाब से काम करना होगा। जबकि कांग्रेस ने साफ कहा कि अभी तो बातचीत चल रही है और कांग्रेस के सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस कम से कम 20-21 सीट चाहती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 11 सीटें दे दी और 7 सीटें आरएलडी को मिली हैं। तो यूपी में अब इंडिया अलायंस बचेगा या एक यहाँ झटका कांग्रेस पार्टी को ये भी लगेगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल पहली सूची आई है और इसमें अखिलेश यादव के परिवार से ही 3 लोगों का नाम है। एक अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, इसके अलावा अक्षय यादव और धर्मेंद्र यादव बदायूं से। ये 3 इनके परिवार के हैं। 93 साल के शफीकुर रहमान बर्क, जो कि संभल से सांसद थे, 5 बार सांसद चुने गए हैं और इसके पहले वो 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। तो 93 साल के मौजूदा सांसद को फिर से टिकट दिया है। तो 16 सूची 16 लोगों के नाम, बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। लोगों की बहुत दिलचस्पी है कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, किस तरह से राजनीति करवट ले रही है। धन्यवाद आपका। और आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। अब झारखंड का रुख करते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची पहुंचे। आज दोपहर में उनके घर में उनका काफिला निकला और वो अपने विधायकों के साथ बैठक करने पहुंचे। विधायकों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। कुछ ही देर में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ज़मीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरते जा रहे हैं। ईडी ने दिल्ली स्थित उनके घर से एक BMW कार और 36 लाख रुपए कैश भी बरामद किया। कहा जा रहा है कि BMW बेनामी संपत्ति से खरीदी गई। अब देखते हैं शाम को 7 बजे यहाँ से क्या खबर निकल कर आती है, क्योंकि तब विधायकों की बैठक होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। और देश की बात में बात अपने किसानों की। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर सैकड़ों की संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का कहना है कि वो अपनी मांगों को पूरा होने तक यही प्रदर्शन करते रहेंगे। हम वो तस्वीरें दिखाएंगे आपको। किसान एक समान मुआवजा और प्लॉट की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। सितंबर महीने में प्राधिकरण ने किसानों के साथ समझौता करते हुए उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं होने के कारण किसान एक बार फिर से प्रदर्शन करने पहुंच गए। तो जाति दर्ज करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कदम उठाते हुए फैसला दिया है कि अदालतों में दायर याचिका या कार्रवाई में किसी भी पक्ष की जाति या धर्म का उल्लेख नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश का पालन करने के लिए सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को ये आदेश भेजने को कहा है। क्या है इसके मायने, आइए सुनते हैं। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने बात की है, बातचीत सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, एक अहम फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी अदालत में, चाहे वो निचली अदालत हो या हाई कोर्ट हो, किसी भी पक्षकार का धर्म या फिर जाति मेंशन उसमें नहीं होगा। हमारे साथ अमित शर्मा साहब है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। बहुत साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अमित शर्मा जी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि अब के दिनों में किसी व्यक्ति की जाति या किसी व्यक्ति का धर्म एक मुकदमे से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे अंग्रेज़ों के टाइम से ये इस तरह की सिस्टम थी, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसकी आवश्यकता अब नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है। ये लेकिन आपने देखा होगा, आप इतने साल से यहाँ पर हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी आप जाते हैं, किस तरह के मामलों में ज़्यादातर धर्म और जाति का इस्तेमाल होता है? देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो मैट्रिमोनियल मैटर्स होते हैं, विवाह संबंधित, उसमें एक फॉर्मेट है, ये पुराने ज़माने से ये फॉर्मेट चला रहा है जिसमें आपको अपना धर्म बताना पड़ता है। अब अगर आप मुकदमों में, क्रिमिनल मुकदमे की बात कीजिएगा तो FIR है, उसका एक फॉर्मेट है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चला रहा है। अब उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई
आपका कास्ट क्या है, आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है। तो ये इन दोनों में तो मैंने बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से देखा है दैट इसमें इनकी इसका विश्लेषण है। मेरे हिसाब से आज के दिन में इसकी आवश्यकता शायद नहीं है। तो साफ तौर पर एक बड़ा फैसला है जिसके मायने जो हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। धर्म और जाति को अदालतों में मेंशन नहीं करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और कहा है कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बड़ा और महत्वपूर्ण ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज शाम 4 बजे राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने कहा कि बापू के संदेश न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए है। उन्होंने कहा कि हम देश के लिए जो काम करते हैं उसमें गांधी जी की आशाएं हैं। देखिए, गांधी जी के जीवन का संदेश ना ही केवल भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, पूरे संसार के लिए, आज की पीढ़ी के लिए नहीं पर पिछली पीढ़ी के लिए, आज की पीढ़ी के लिए, आने वाले कल के लिए उनके जीवन का संदेश हर रोज़ हमें याद ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाते जो हम कार्य करते हैं देश की सेवा में, वो कार्य करते हुए हर रोज़ गांधी जी की जो आशाएं हैं हमारे देश के प्रति, उसको हम उस उद्देश्य को आगे रख के हम काम करते हैं। आगरा में एक अनाथ बच्ची को उसे पालने वाली मां के हवाले कर दिया है कोर्ट ने, जो उसे 6 साल से पाल रही थी। पिछले 1.5 साल से वो राजकीय आवास गृह में रहने को मजबूर थी, क्योंकि बरसों पहले उसे सौंपने वाली एक महिला ने उसकी लालसा हो उठी। तो कोर्ट ने पालने वाली को यशोदा बताया और इसमें सामाजिक कार्यकर्ता जो नरेश पारस हैं उनकी भूमिका अहम रही। देखिए ये खास रिपोर्ट। मीना देवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जिस बच्ची को उन्होंने 6 साल तक पाला पोसा और जिसे एक किन्नर अगवा करके ले गया था, उसे हाईकोर्ट के आदेश पर फिर हासिल करके वो बहुत ही खुश हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज ये समझ लो इतनी खुश हूँ, बेशक मेरी बेटी है, मैंने 9 महीने पेट में नहीं रखी, मैंने जन्म नहीं दिया, पर मैंने बेटी से ज्यादा बढ़ के पाला इसको। 18 महीने से ये समझ लो कि मैं इतनी परेशान हूँ, मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। आगरा में कोई दफ्तर ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा नहीं है। मैं सबके दफ्तरों पे गई, सबसे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मैंने वहाँ सबसे ये दुआ की, किसी ने भी न्याय नहीं दिया मुझे। मैंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहाँ से मुझे न्याय मिला है। हाई कोर्ट में जाकर के आज मेरी बच्ची मेरे पास है। दरअसल नवंबर 2014 में एक किन्नर उनके घर जबरदस्ती एक नवजात बच्ची को छोड़ गया। मीना देवी ने उसे पाला पोसा, लेकिन एक दिन वही किन्नर उसे अगवा करके ले गया, जिसके बाद बच्ची को फर्रुखाबाद से बरामद किया गया। 18 महीने बाद आज मेरी बेटी बड़ी मशक्कत के बाद मिली है। सारा दिन मैं कलेक्ट्री में देखो धरने पे बैठी हूँ, सारा दिन यहाँ शिशु गृह में बैठी रही हूँ, इनकी समिति में भी सारा दिन बिताया मैंने। 8-8, 9-9 घंटे तक मैं ऐसी बैठी रही हूँ, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मुझे देखने को भी नहीं कोई नहीं। लेकिन बच्ची को पाने के लिए मीना देवी को एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस लड़ाई में एक सामाजिक कार्यकर्ता नरेश पारस की भूमिका बहुत ही अहम रही। 17 महीनों की लंबी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर बच्ची को उसे पालने वाली मां के सुपुर्द किया गया। 17 महीनों तक वो बच्ची से नहीं मिल सकी थी। महिला लगातार बच्ची की सुपुर्दगी के लिए लगातार प्रयास करती रही। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से, प्रशासन से और भी जगहों पर इन्होंने गुहार लगाई, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं की। इन्होंने धरना भी दिए, यहाँ तक कि फिर उसके बाद में बच्ची से मिलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। तो हमारे साथ मीना देवी मौजूद हैं, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता नरेश पारस भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। कैसा महसूस कर रही हैं? आप ही की बेटी, आपने जिसको पाला, चली गई थी, करीब 18 महीने आपसे दूर रही, एक बहुत मुश्किल समय रहा होगा आपके लिए। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन मेरे लिए बहुत था, मतलब अच्छा दिन था आज का। और फिर सबसे बड़े ये हैं हमारे पारस जी हैं, ये समझ लीजिए इन्होंने मेरी गोदी में दोबारा से, एक कायनात दोबारा से, ये समझ लीजिए कि मेरी गोद भर दी इन्होंने। इनकी मशक्कत करने के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद में मेरी बेटी मुझे मिली है।
बहुत मेहनत की है इन्होंने मेरे साथ में। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बहरहाल जो एक रास्ता इन्होंने बताया उस रास्ते पे मैं चली, वो भी मेरे साथ साथ चले। परेशानियां बहुत भुगती हैं इन्होंने, सफर कराया, इलाहाबाद गए, जब भी मैं जाती थी जब भी इलाहाबाद साथ जाते थे मेरे, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं, अकेली नहीं जा सकती इसलिए। और ये हमारे पारस जी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत के साथ में मेरी बेटी मेरी गोद में डाल दी। जी यही जो मीना भी जी, कुछ है वो पारस जी हैं। जी आपको तो यशोदा तक करार दे दिया गया। यशोदा की कहानी हमने सुनी है और आज ऐसा ही लग रहा था आपकी पूरी कहानी सुनकर। जी जी जी। कोर्ट में क्या हुआ था? कोर्ट में ये हुआ था कि कम से कम लगभग एक सवा डेढ़ घंटे वो जो क्या नाम बहस चली थी उनकी, इतना मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वो तो इंग्लिश बात करते हैं। एक डेढ़ घंटे बहस चली थी और बहस करने के बाद में उनकी जो भी उन्होंने न्याय दिया वो अच्छी तरीके से, मतलब मुझे जो भी दिया उन्होंने, हकीकत में कहते नहीं है कि यहाँ से कहीं से न्याय नहीं मिले तो हाई कोर्ट जाओ, तो हाई कोर्ट वालों ने भी, जज साहब ने मेरी तरफ ये समझ लो देख करके उन्होंने कायदे कानून से ही बेटी को सौंप दिया, कह दिया कि बेटी को दिलवाया जाए। नरेश जी, अगर आप बताना चाहें, बहुत मुश्किल रहा होगा लेकिन बहुत जरूरी था आपका साथ मीना देवी के लिए और तभी ये संभव हो पाया। देखिए, राह तो बहुत कठिन थी। जिस तरह से बच्ची को इन्होंने यहाँ पे बंद कर दिया था, 18 महीने से बच्ची बाल गृह में एक सजा के रूप में रही थी वहां पर। और चूंकि हर जगह हमने दरवाजा खटखटाया था, प्रशासन से भी बात की, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से भी बात की, किसी ने नहीं सुनवाई की। यहाँ तक कि यूपी बाल आयोग ने आदेश दे दिया था कि बच्ची को पालनहार माँ को दे दिया जाए, उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं दिया। धरने भी हमने दिए, धरने के बाद में भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में भी बहुत सारे हमारे साथ में वेरिएशंस आए। यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी बोल दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, क्योंकि ये इन्होंने अवैध तरीके से बच्ची को रखा है और इनका साथ देने वाले हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। तो बहुत कसमकस बड़ा माहौल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार हाई कोर्ट में पैरवी करते रहे। जब कल हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी, सुनवाई करीब सवा घंटे चली और सवा घंटे की सुनवाई में पूरा कोर्ट में जितने भी लोग थे, पूरा कोर्ट खचाखच भरा हुआ था, वकील थे और ये थे। और इनके जब सुनवाई के दौरान इनके चेहरे के भाव पल पल पर बदल रहे थे, क्योंकि कहीं नहीं लग भी रहा था कि बच्ची मिलेगी, कभी मिलता लगता नहीं लगेगी, तो कभी बीच में ये रो जाती थी, इनको सांत्वना देनी पड़ती थी। तो फिर जज साहब ने इनको तो बीच में बुलाया। किन्नर ने आखिर जो थी अंजलि, उन्होंने क्या शिकायत की थी? उस शिकायत का तो आज तक इन्होंने कुछ नहीं बताया हमें, लेकिन सीडब्ल्यूसी का ये कहना था कि उन्होंने ये शिकायत की थी कि ये बच्ची को ठीक तरह से नहीं रख रहे हैं, इनका पालन पोषण ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। वो उसी के आधार पर इन्होंने बच्ची को बुलवाया था। बच्ची को बुलवाने के बाद में बाल गृह में इन्होंने बंद कर दिया। तभी बच्ची स्कूल से आई थी, स्कूल से सीधे ले गए थे और उनको बंद कर दिया। तो वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि उसने क्या आरोप लगाए थे, लेकिन इनका कहना था कि उन्होंने आरोप ये लगाए थे ये सही तरह से नहीं रख रहे हैं। जब उसकी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कराई गई तो उसमें ये निकल के आया कि बच्ची ठीक तरह से रह रही है, लेकिन इनकी आर्थिक। एक आखिर सवाल मीना देवी से, आपने अब अपनी बिटिया के भविष्य के लिए क्या सोचा है? मैंने अपनी बेटी के लिए यही सोचा है, पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, अच्छी तरीके से रखूंगी, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी अपनी बेटी को, भविष्य बनाऊंगी अपनी बेटी का। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने इतना कठिन समय देखा। मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ जी, क्या आप एक बात बताइए, हाथ जोड़ के मैं तो ये कह रही हूँ कि यूँ कहती है सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने बेटी को बचा करके बताइए आप मैंने क्या गुनाह करा, क्या मैंने बुरा कर दिया बताइए। बेटी को मैंने बचा भी लिया, पढ़ा भी रही हूँ, कहीं ना कहीं से करके इलाज भी करा रही हूँ, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर है उनसे इलाज कराती हूँ, बढ़िया स्कूल में पढ़ा रही हूँ। ये सर भी आए, इन्होंने भी स्कूल देखा होगा, माना हुआ स्कूल है इंग्लिश मीडियम, उसमें मैं पढ़ा रही हूँ अपनी बेटी को। बताइए मैंने क्या गुनाह कर दिया था जो मुझे ये 2 साल के ये समझ लो मुझे इतना इन्होंने परीक्षा ले ली मेरी। बिल्कुल, कोई ना कोई रास्ता बन जाता है मदद का, और जिस तरह से नरेश जी आपके साथ जुड़े और आपकी बिटिया आपको मिल गई। जी जी, और आप समझ सकते हैं जो चुनौतियां और जो परेशानी आप सामने रख रही हैं, जो तमाम जो वर्ग होते हैं, केंद्र होते हैं, संस्थाएं होती हैं और सरकारें होती हैं, उनको सुनना चाहिए। जब ऐसे मामले सामने होते हैं, उनके लिए एक छोटा सा मामला होगा, लेकिन एक माँ के लिए उसकी पूरी जीवन की कमाई ये हो जाती है।
लोकसभा चुनावों की सीटों को लेकर चर्चा के लिए महाविकास अघाड़ी ने आज एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को भी न्योता था। अब प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने आरोप लगाया कि एमवीए की इस बैठक में उनके उपाध्यक्ष को 1 घंटे बाहर बिठाकर रखा गया, ये उनका अपमान है।